नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा की 121 सीट का भविष्य ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। पिछली बार यानी 2020 में इन 121 सीट में 56 नीतीश कुमार के गठबंधन और 65 तेजस्वी यादव के गठबंधन के पास थी। इन 121 सीट से यूपी की सरहद से इन 121 सीट में यूपी की सरहद से लगने वाली ज्यादातर सीट शामिल हैं। शायद इसीलिए इनके प्रचार के शोर में हमें यूपी के धुरंधर नेताओं यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की हुंकार भी खूब सुनाई दी। अब दूसरे फेज के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी बिहार पहुंच चुकी हैं। हालांकि उनकी पार्टी का प्रचार वहां पहले से चल रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक, जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं कि गाड़ी में सवार हैं, पिछले कई दिनों से इसी तरह बिहार की चुनावी नब्ज नाप रहे हैं। अब चूंकि एक पड़ाव खत्म हो चुका है बिहार के चुनाव का, तो बात करते हैं हम कुमार अभिषेक से। कुमार, करीब आधी वोटिंग हो चुकी है। सीधा सवाल है, क्या रहा माहौल? वोटिंग से पहले लालू यादव ने लिखा था कि तवे पर रोटी पलटे नहीं तो जल जाती है। तो क्या नीतीश कुमार की सत्ता की रोटी पलटेगी या अभी और सिकेगी? ये यक्ष प्रश्न है नीरज, कि क्या सरकार बदलेगी या फिर नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सवाल बड़ा भी है और मुझे लगता है कि सबसे मौजू भी है। लेकिन अगर आप देखें तो लालू यादव ने जो 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 सोशल मीडिया पर लिखा है, दरअसल उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को ये मैसेज दिया है कि इस बार के चुनाव में हमें बदलना है और इस बार जो अपने उनके समर्थक हैं या उन्हें लगता है कि जो लोग भी बदलाव चाहते हैं वो उन्हें वोट करेंगे और इसके लिए उनकी एक अपील है। लेकिन अगर आप घूमेंगे बिहार में, तो बिहार में दो चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। एक चीज जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं वो ये है कि युवाओं का जो है ना, उसमें ठीक ठाक अनरेस्ट मुझे दिख रहा है। अगर आप जाएंगे तो युवा बदलाव की बात करते दिखेंगे। लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि जिसे लगता है कि इस सरकार को नहीं बदलना चाहिए, स्टेटस को रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि बहुत कुछ मिला है और इसमें एक बड़ी संख्या, बड़ी आबादी महिलाओं की है, नारी शक्ति की है। अगर आप चौक चौराहों पर बात करेंगे, बूथ के बाहर बात करेंगे, जो मैंने आज देखा, तो ज्यादातर जगहों पर मुझे बदलाव की भी बातें सुनाई दी। और जब आप बूथ के अंदर होंगे, निकलते हुए लोग, तो पता चलता है कि वोटिंग जो है वो अपने तरीके से, अपने रफ्तार से, अपने मुताबिक चल रही है। तो बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त ये कहना कि क्या सब कुछ, क्या लालू यादव ने जो कहा कि रोटी अगर नहीं पलटे तो जल जाएगी, ये चर्चा लोगों में भी है। लोग इस बात को ही कोट कर रहे हैं कि 20 साल हो गए, अगर आप रोटी नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी, यानी कि अब बदलाव करिए। और ये बदलाव का एक सुर कह सकते हैं, वो सुनाई भी दे रहा है। लेकिन क्या सचमुच इतनी बड़ी आबादी में ये बदलाव इस बार हो पाएगा, ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो एक ऐसा तबका जिसको लगता है कि नहीं, 20 साल ठीक ठाक रहा, महिलाओं को लगता है कि नो काफी कुछ मिला, जब तक उसमें बदलाव के सुर सुनाई नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि बदलाव बहुत बिल्कुल सामने है ऐसा नहीं दिखता। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं में मुझे जोश खरोश काफी दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल। वैसे भी 20 साल तक अगर एक पार्टी सत्ता से बाहर होती है, तो उसके कार्यकर्ताओं में, उसके नेताओं में एक तरह की आशंका तो हो ही जाती है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, महसूस कर रहे होंगे कि आरजेडी की तरफ से कम कि डू और डाई का चुनाव है, इस बार नहीं जीते तो फिर 5 साल और निकल जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यूपी की सरहद से लगी हुई तमाम, लगभग सभी सीटें पहले फेज की वोटिंग में निपट गईं। तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का खूब प्रचार हमें दिखा आखिरी दौर में, 6 तारीख की वोटिंग से पहले। क्या उनका फायदा, यूपी के इन दो बड़े नेताओं का फायदा, उनके अपने अपने गठबंधनों को यानी एनडीए गठबंधन को और तेजस्वी यादव वाले महागठबंधन को होता आपको कुछ नजर आया, या बस ये एक हेडलाइन बनाने के लिए गए थे, सिर्फ फोटो खींचने भर का मामला था? या आपको लगा कि नहीं, इन ये जिस तरह से इनका प्रचार था, इनकी मांग थी
और जिस तरह से ये भीड़ जुटा रहे थे, उसका कोई फायदा वोटिंग में हुआ? निश्चित तौर पर ये दोनों नेता प्रदेश के भी बड़े नेता हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, और इनकी डिमांड भी बतौर स्टार कैंपेनर मुझे बिहार में काफी ज्यादा दिखाई दिया। देखिए, योगी का एक पैन इंडिया एक उनकी फॉलोइंग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप योगी को बिहार क्या, आप कर्नाटक चुनाव में भी उनकी उनकी मांग होती है, इसलिए बीजेपी ने उनको स्टार कैंपेनर बनाया हुआ है और पूरे स्टेट में घुमाती है। उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि योगी की पॉपुलैरिटी उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाहर है, तो आप देखेंगे तो बिहार में उनकी सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। लेकिन आश्चर्य मुझे अखिलेश यादव की सभाओं पर लग रहा है कि अखिलेश यादव की सभाओं में भी कुछ भीड़ वैसी ही हो रही है जैसी भीड़ उत्तर प्रदेश की सभाओं में होती थी। तो ये मान लेना कि अखिलेश यादव यहाँ पहले से पॉपुलर हैं, या फिर वो महागठबंधन को एक जिसे कहते हैं उनके प्रचार से महागठबंधन को ताकत मिल रही है। उसकी वजह यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, मुद्दे अमूमन एक जैसे हैं, और ऐसे में अभी तक अखिलेश यादव हमेशा अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं। पहली बार है जब वो अपनी पार्टी के लिए नहीं, अपने किसी एक कैंडिडेट के लिए नहीं, बल्कि वो महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं, और उसमें भी आरजेडी और कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी के बाद अगर किसी की सभा की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव की फॉलोइंग यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। देखिए, इस वक्त अखिलेश यादव कहा जाए तो देश के तीसरे नंबर के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। चूंकि पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लोग उनको संसद में सुनते हैं। एक वक्त था जब बिहार में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव ने अपना नेशनल अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन तक पटना में किया था। तो वो तब दौर वो था जब समाजवादी पार्टी अपने फुटप्रिंट्स को उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों में ले जा रही थी। लेकिन अखिलेश यादव का ये प्रचार शुद्ध तौर पर अगर मूलतः देखा जाए तो वो महागठबंधन के लिए, और महागठबंधन में भी खास करके देखा जाए तो वो तेजस्वी यादव की खास करके मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि लालू यादव अब उस तरीके से प्रचार नहीं कर सकते, राबड़ी देवी का प्रचार वैसे नहीं हो सकता, राहुल गांधी का प्रचार भी कुछ उस तरीके से या देखा जाए तो उतना खुल करके नहीं है। ठीक है, वो अपने कैंडिडेट्स के लिए जा रहे हैं, के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार सीमित हो रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो एक दिन वो दिल्ली में ही वो रहे वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अकेले तेजस्वी, और उसमें अगर कोई एड ऑन कर रहा है तो वो है अखिलेश यादव। खास करके अगर आप बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की सीमाओं में देख लें, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, सीमांचल के इलाके देख लें, वहां पर अखिलेश यादव की डिमांड है। सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, अब आप देखें तो अखिलेश यादव के लोग, उनके जो दूसरे सांसद हैं वो बड़े बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इकरा हसन को सुनने काफी लोग आए, उसी तरीके बिल्कुल। से कांग्रेस से इमरान प्रताप गढ़ी को लोग सुनने बड़ी तादाद में लोग आए हैं। तो जिस जो हमें लग रहा था कि लालू यादव के एक्टिव नहीं होने से महागठबंधन और समाजवादी पार्टी को और आरजेडी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उस लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव उस जगह को फिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक बात और ऐड कर दूं कि देखिए, अखिलेश की सभाओं में जितनी भीड़ हो रही है, अगर ये महागठबंधन अच्छा करता है तो आप मानिए कि अखिलेश यादव की जो रीच है, अखिलेश यादव की जो पहुंच है, वो बिहार में और बड़ी हो जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से तेजस्वी को एड ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इस चुनाव प्रचार में। बिल्कुल, ये आपने जो नाम लिए कुमार की, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, प्रचार कर रही हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सांसद हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो पिछली बार 2020 के चुनाव में जो सीमांचल का इलाका है, बंगाल से लगे हुए बिहार के ज़िले हैं, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं जगह पर 60-70% है। वहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक डेंट दिया था, और चूंकि तेजस्वी यादव पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गए थे, तो इसलिए एक एक वोट, एक एक सीट की बात हुई। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कहा इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, उत्तर प्रदेश के चुनावों में अखिलेश यादव के नाम पर पड़ा मुस्लिम वोट, ये एक तरीके का मुस्लिम फोकस है जो इस बार के चुनाव में महागठबंधन या तेजस्वी यादव की पार्टी नहीं चाहती कि फिर उनके हाथ से फिसलकर असदुद्दीन ओवैसी जैसी किसी पार्टी में चला जाए, और क्या इसका असर भी है?
देखिए, एक बात तो आ रही है कि पिछली बार सीमांचल ने असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें दी थी हुँ, और 4 उसमें से आरजेडी में चले भी गए, इकलौते विधायक एक विधायक बचे थे। इस बार शायद मुस्लिम वोट उस तरीके से ओवैसी को नहीं जाएगा, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने देखा कि आज मैं जब महुआ में था जहां पर तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी जब मैंने पूछा मुझे लगा कि बुर्का नशी महिलाएं हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो एक तरफा वोट कर रहे होंगे, तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो यहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट कर रहे थे। यहाँ पर हुँ, भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े हैं और उसमें कई मुस्लिम महिलाएं मुझे मिली जो कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट किया है। तो देखिए, एक तो सोशल मीडिया का दौर है। अब इकरा हसन की अगर पॉपुलैरिटी की बात कर लें तो इकरा हसन की पॉपुलैरिटी कोई कैराना में जीतने से नहीं है, बल्कि सोशल बिल्कुल। मीडिया के उनके प्रोफाइल की वजह से, जिस तरीके से वो आज सोशल मीडिया में लोग उन्हें देखते हैं, जानते हैं, या जिस स्टाइल से वो बातें करती हैं, संबोधित करती हैं, उसकी वजह से वो एक स्टार कैंपेनर बन गई हैं और मुस्लिम इलाकों में उनकी डिमांड हो चुकी है। तो और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की एक बड़ी ही जिसे कह सकते हैं कि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी बन रही है जो उनके स्ट्रांग फॉलोअर के तौर पर है। तो अगर कोई कहता है कि मैंने सीमांचल में, पूर्णिया में, कटिहार में असदुद्दीन ओवैसी को वोट किया है, तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उनके फुटप्रिंट्स वहां मौजूद हैं। लेकिन पटना के पास हाजीपुर के अगर महुआ में असदुद्दीन ओवैसी के लिए लोग वोट करने की बात कर रहे हैं, जो मैंने मैंने खुद बातें हुँ, की हैं हुँ, हुँ। लोगों से, मुस्लिम महिलाओं से, तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है ठीक है, ओवैसी को हो सकता है कि उस तरफ वोट घटे, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, उनकी बातचीत, उनके भाषण वायरल होते हैं और उनको पसंद करने वाले अब हर जगह हैं। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका कुछ कुछ प्रभाव और भी क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा। लेकिन इस दौर के जो 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 स्टार कैंपेनर हैं, वो वही हैं जिनके सोशल मीडिया के जो फुटप्रिंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी हो, हुँ, चाहे इकरा हसन हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पहुंच तो दिखाई दे रही है। नीरज। बिल्कुल। चलिए एक और बड़ा फैक्टर चुनाव का, चूँकि हमने मुस्लिम वोट पर बात की, तो एक और फैक्टर इस चुनाव का महिलाएँ, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई और ख़ास तौर पर जब नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 21 लाख के करीब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेज दिए, तो कहा गया कि ये तो गेम चेंजर हो गया भैया। और उसके बाद ख़ास तौर पर लगातार ये बात होती रही कि नहीं, महिलाओं का वोट जो पहले से ही नीतीश कुमार के पक्ष में है, अब और ज़्यादा हो गया है। क्या आपको ये फैक्टर नीतीश कुमार के फ़ेवर में काम करता हुआ नज़र आया? चूँकि अब वोटिंग हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है हम पहले भी आपसे ये सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि वोटिंग हो चुकी है, आप वोटिंग के दिन वहाँ पर मौजूद रहे, तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीनों तक भी पहुँची है ये सोशल मीडिया और सड़क की चर्चा और खातों में पहुँचे हुए नोट? देखिए नीरज, आज अगर वोटिंग में सबसे ज्यादा अगर कोई तादाद आपको दिखाई दी होगी तो वो महिलाओं की थी। मैंने कोई ऐसा बूथ नहीं देखा जहां महिलाओं ने पुरुषों को आउट नंबर नहीं कर रखा हो। हर जगह दिन में 2-2 3-3 बजे तक महिलाओं की कतारें दिखी हैं। पुरुष कम दिखे, महिलाएं ज्यादा दिखी। ये तो आज बिहार में जहां पर भी मैं था, वैशाली के कई बूथों पर मैंने अपनी आंखों से देखा और यही बात मुझे कई जगह जब मैंने फोन किया तो मुझे बताया भी गया। कई लोगों से जब मैंने बात की तो उनका भी यही कहना था कि महिला वोट पहले से ही नीतीश के साथ हैं, लेकिन अब और ज्यादा मजबूती से खड़ी हैं और उसके पीछे मोदी और नीतीश, इन दोनों के महिलाओं के लिए जो किए गए काम है, खास करके अगर लेटेस्ट तरीके से देखा जाए तो 10,000 की जो ये नई राशि उनके अकाउंट में पहुंची है, इसके अलावा जो कई और घोषणाएं हैं, जीविका दीदियों के मानदेय को बढ़ाने की जो बात है वो बढ़ा है और कई तरह की जो योजनाएं आई हैं जिसमें 125 यूनिट बिजली फ्री है। इन सब के अतिरिक्त जो एक महिलाओं का फैक्टर होता है वो है लॉ एंड ऑर्डर। और जब उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो बाकी चीजें उसके साथ अगर ऐड होती हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा जैसा होता है। तो महिलाओं से जहां मैंने बात की है, अब देखिए इसमें कुछ जागरूक महिलाएं जो किसी बिरादरी से आती हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से में उनका परिवार वोट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो वोट तो जाता आपको दिखेगा अपने परिवार के मुताबिक या फिर
विचारों के मुताबिक, या अगर उनकी जागरूकता है तो उसके मुताबिक। लेकिन आम महिलाओं के अगर आप वोट को बात करें तो उसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का असर काफी ज्यादा है। और आज भी जिस तरीके से महिलाएं निकल करके आई हैं और जिस बड़े नंबर में उन्होंने वोट किया है, मुझे लगता है कि ये वोट नीतीश कुमार के लिए ज्यादा तादाद में है। नहीं, बिल्कुल। एक और बात अब कुमार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ज्यादातर सर्वे, मैं आंकड़े मैं नहीं बताऊंगा अब, चूंकि वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। ज्यादातर सर्वे, प्री पोल सर्वे जो थे वोटिंग से पहले जो हुए, वो एनडीए को जिताते हुए नजर आए। और ज्यादातर सर्वे में सीएम का सबसे लोकप्रिय चेहरा तेजस्वी यादव भी नजर आए। एक तरीके का विरोधाभास। तो जब हम उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो इसे विरोधाभास नहीं है वो साबित कर देते हैं, लेकिन एक ऊपरी तौर पर लगता है सबसे लोकप्रिय सीएम फेस तेजस्वी यादव। और अगर पार्टी की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो प्री पोल सर्वे में एनडीए जीतता हुआ नजर आता है। आपको पहले फेज की वोटिंग के बाद ये जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, या कहें कि एक तरीके का विरोधाभास है, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपने अब वोटिंग, एक आधी सीटों की वोटिंग देख ली है? देखिए नीरज, मैंने भी कुछ दिन पहले जो ओपिनियन पोल देखे थे उसमें सबसे पसंदीदा चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव की जो रेटिंग थी वो 40 के ऊपर दिखती थी। और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की रेटिंग 20 से नीचे दिखती थी, यानी कि 16, 18, उधर 42, 44। देखिए, एक चीज तो है कि तेजस्वी की रेटिंग इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि युवाओं में उनका एक क्रेज बना है। खास करके बदलाव की बात, खास करके रोजगार की बात जब वो करते हैं तो बड़ी तादाद में युवा उनसे जुड़े हैं और उन्हें लगता है कि बदलाव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस रेटिंग को अगर हम देखें तो लगता है कि शायद अगर आप युवाओं से बात करें, चलते फिरते सड़कों पर बात करें, आज ही मैंने जितनी जगह मैं लोगों से पूछता आया तो उसमें अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी का नाम सबकी जुबान पे था। लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ वही वोटर हैं? ये एक सवाल है कि जो महिलाएं बड़ी तादाद में झुंड के झुंड जा रही हैं वोट करने, वो किसे वोट कर रही हैं? अगर जो रेटिंग की बात आती है एक सर्वे में एक पसंदीदा चेहरे के तौर पे, तो क्या उस चेहरे उस रेटिंग में महिलाओं की भी ओपिनियन है? अगर महिलाओं की ओपिनियन है और तब तेजस्वी यादव की जो रेटिंग है 40 के ऊपर है और नीतीश कुमार की 20 के नीचे है, तब तो आरजेडी को और महागठबंधन को पूरी तरीके से करना चाहिए। लेकिन जब आप अचानक से एक दिन आप देखते हैं कि भाई नीतीश कुमार की रेटिंग 40 के ऊपर चली गई और तेजस्वी की रेटिंग 30 के नीचे, 25 के नीचे आ गई, तो फिर थोड़ा इस पर आश्चर्य होता है कि भाई आखिर रेटिंग का जो तरीका था वो क्या था। ठीक है, सेपोलॉजिस्ट उसे अपने तरीके से जिस तरीके से जस्टिफाई कर दें, लेकिन मेरे भी समझ के ये परे रहा है नीरज की कोई कोई किसी को 44-46% अगर किसी की रेटिंग आ रही है पॉपुलैरिटी में और उसकी सरकार नहीं बने और जिसकी रेटिंग 16-18% आ रही है वो मैसिव तरीके से जीत जाए, तो मुझे थोड़ा सा इस पर शक होता है। लेकिन अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, आप बूथ से बूथ ढूंढते हुए अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मैंने तेजस्वी का नाम सबसे ज्यादा सुना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि मैं शायद उन लोगों तक ना पहुंच पाया जो हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे कोर वोटर हों जो कि एनडीए की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हो। महिलाएं बहुत कम बोलती हैं, बड़ी तादाद में आई, तो जिसे कहते हैं ना कि एक साइलेंट वोटर, तो साइलेंट वोटर, चुप्पा वोटर, अगर चुप्पा वोटर नीतीश कुमार को या एनडीए को वोट कर रहा है और बाहर निकल करके नहीं बोल रहा है, तो उसका एक वेव है जो कि रिफ्लेक्ट होता है हमेशा से जो नतीजे आते हैं। लेकिन जो बोलता हुआ वोटर है, मैंने आज जितने भी बोलते हुए वोटर की बात सुनी है उसमें तेजस्वी का नाम सबसे आगे दिखता है। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग बात है कि लोकप्रियता के मामले में तो तेजस्वी यादव हर पैमाने पर खरे उतरते हुए नजर आते हैं, लेकिन चर्चा की, लोकप्रियता की, सर्वे की जब हम बात कर ही रहे हैं तो प्रशांत किशोर का नाम लेना भी बनता है। प्रशांत किशोर का क्या कोई असर दिखा पहले दौर की वोटिंग के दौरान? उसके बाद आप प्रशांत किशोर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर का असर चुनाव के कुछ हफ्तों पहले तक तो काफी दिखा, लेकिन आज वोटिंग के दिन
मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। हालांकि मैं वैशाली में था, लोगों का कहना है कि इस इलाके में उनके कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा पहले से ही पीके के जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ज्यादा असरदार नहीं थे। लेकिन कई जगहों पर जहां मेरी बात हुई, जैसे मिथिलांचल में मेरी बात हुई, समस्तीपुर में बात हुई, इन इलाकों में प्रशांत किशोर को भी वोट गए हैं। और मिथिलांचल के इलाके में कुछ तो ऐसे भी वोट हैं जो कि प्रवासी मजदूर जो आए हैं उनमें एक प्रशांत किशोर का क्रेज दिखा है कि वो लोग खास करके प्रशांत किशोर को वोट करने आए हैं। और उसके बारे में ये भी पता चला कि बकायदा प्रशांत किशोर की टीम जो है वो लुधियाना में, सूरत में, ऐसे जगहों पर उनके लोगों ने, उनकी टीम ने कैंप लगाए, वहां से लोगों को भेजा है और वो खास करके पीके को वोट करने आए हैं। तो ये एक ऐसी नई चीज है जो कि मुझे आज पता चली है कि पीछे से जो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि भाई आप हमारे वोट को देखिएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके वोट परसेंटेज ठीक ठाक अच्छे निकल करके आ जाए। लेकिन अगर आप ऊपरी तौर पर बात करेंगे, जब हम बूथ, हर बूथ दर बूथ घूम रहे थे, जब आज चुनाव के दिन हम वैशाली के अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे थे, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रशांत किशोर दिखाई नहीं दिए। अब देखना है कि भाई कहीं ऐसा नहीं है कि उनके वोटर्स चुपचाप उनको वोट कर गए हों और परसेंटेज में वो दिखाई दे जाए। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे आज कम से कम जिन इलाकों में मैं था वहां पर नहीं दिखा है, नीरज। चलिए एक बार फिर थोड़ा सा यूपी को टच करते हैं। आकाश आनंद, मायावती चूंकि काफी सीटों पर चुनाव वहां लड़ रही हैं, आकाश आनंद और बीएसपी के बहुत सारे नेता काफी दिनों से वहां प्रचार कर रहे थे, पहले फेज की वोटिंग के पहले से। अगर आप बीएसपी के जो समर्थित या बीएसपी के पक्ष वाले ट्विटर हैंडल्स को, एक्स हैंडल्स को देखेंगे तो हर रोज हमें वहां रैलियों की तस्वीरें, भीड़ की तस्वीरें नजर आती थी। लेकिन 6 तारीख की सुबह मायावती की तस्वीर मैंने देखी। मायावती भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुकी हैं। क्या 2027 के यूपी चुनाव के लिए कोई बूस्टर मायावती को बिहार चुनाव से मिलता दिखता है आपको? उनके लड़ने का कुल मिलाकर यहाँ पर क्या तस्वीर पेश होती है बीएसपी के चुनाव लड़ने की? देखिए नीरज, मायावती आज जहां जिस कैमूर के जिस इलाके में है वहां पर मायावती का असर है। और एक सीट तो खास करके बताई जा रही है और माना जा रहा है कि शायद वहां पर बसपा जीत भी जाए। पिछले चुनाव में भी बीएसपी एक सीट जीती थी। बक्सर से लेकर कैमूर तक के जो इलाके हैं उसमें पहले भी बसपा का जो प्रेजेंस है, जो फुटप्रिंट है, वो बहुत मजबूत रहा है। लेकिन हाल के चुनाव में बसपा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कम होती चली गई, वही हाल बिहार में भी रहा। बिहार में कभी 3-4 सीटें तक जीतने वाली बसपा एक सीट तक आकर सिमट गई। आप अंदाजा लगाएं कि एक सीट यूपी में भी जीती, एक सीट ही बिहार में जीती। लेकिन उस इलाके में आज भी बीएसपी का जो इलाका है वो मजबूत है। एक दो ऐसे इलाके कहे जा रहे हैं, एक दो सीटें ऐसी कही जा रही हैं जहां ये माना जा रहा है कि बसपा यहां पर पूरी तरीके से लड़ाई में है, वो पहले या दूसरे नंबर की पार्टी वो दूसरे नंबर पर जरूर आएगी। तो मायावती यहाँ जो मेहनत कर रही हैं, दरअसल वो यहाँ पर अपना खोया हुआ जो उनका ग्राउंड है, जो पिछले कुछ चुनाव में वो उन्होंने लूज किया है, उसको दोबारा से रिगेन करने की कोशिश है। जिस तरह की कोशिश उनकी यूपी में है कि अपनी खोई जमीन को वापस लाया जाए, मुझे लगता है कि देश भर में और खास करके बिहार और ऐसे राज्य जहां उनकी मजबूत पकड़ थी, और बिहार उत्तर प्रदेश से जो सीमावर्ती बिहार के जिले हैं, वहां पर बसपा की पकड़ हमेशा से अच्छी मानी गई। कुछ नहीं तो कई बार तो बड़े बड़े दलों ने कोशिश की थी कि मायावती के साथ गठबंधन हो तो उस इलाके में जीता जा सके। लेकिन जैसा मैंने बताया, पिछले 10 सालों में उनका वोट बैंक भी खिसका, उनका आधार भी खिसका। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मायावती ने एक रैली की लखनऊ में, और बहुत बड़ी रैली की, और उसमें बिहार से भी ढेर सारे लोग गए थे। तो माना जा रहा है कि मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं। मुझे बिहार में उनकी एक दो सीटों पर लड़ाई दिखाई दे रही है, खासकर कैमूर के इलाके में जहां पर आज वो थी। और उनके पास भी वो फीडबैक है कि उस इलाके में उनके एक आध सीट जीतने और कुछ सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि वो उसको मजबूत करने आई थी। और आप देखेंगे तो चाहे मायावती आई हो या फिर आकाश आनंद के दौरे हो, उसी इलाके में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो अपना बेस वोट है उसको किसी भी तरीके से वापस लाना है, और कहीं ना कहीं यही उनके बैक ऑफ माइंड चल रहा होगा। इसी वजह से आप देखेंगे तो बसपा का पूरा फोकस, मायावती का, आकाश आनंद का फोकस वो सीमावर्ती जिले हैं
खास करके कैमूर, बक्सर, भभुआ, सासाराम, इस तरीके के जो 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 जगह है, वहां पर बसपा ने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं और वहां पर वो मजबूती से लड़ने की कोशिश भी कर रही है। नीरज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब दूसरे फ़ेज़ की वोटिंग होनी है। 2-3 दिन का चुनाव प्रचार उसमें भी दूसरे फ़ेज़ की वोटिंग से पहले का बाकी है और उसमें भी नेता अपनी पूरी ताकत लगाएँगे। तो कुमार अभिषेक का आप बिहार चुनाव पर नज़र बनाए रखिए। हम आपसे दूसरे फ़ेज़ की वोटिंग के बाद भी इसका जायज़ा लेंगे और फिर 14 नवंबर को दोस्तों बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएँगे। हम बिहार चुनाव की चर्चा लगातार इसलिए कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट का उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बड़ा राज्य है और ये नहीं हो सकता चाहे जितनी भी परिस्थितियां अलग हों कि बिहार के चुनाव नतीजों का असर उत्तर प्रदेश में किसी ना किसी रूप में दिखाई ना दे। तो हम अभी लगातार 14 नवंबर तक नतीजे आने तक अगली सरकार बनने तक बिहार चुनाव पर अपनी निगाह बनाकर रखेंगे। कुमार अभिषेक आपसे भी दोबारा बातचीत करेंगे। आपने आज अपना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।